नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी कितनी बचकानी हरकत कर रही है। पहले हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया कि राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया जाए। राहुल गांधी कुछ बोले नहीं, खामोशी से राजनीति करते रहे। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा पूरे देश में एक माहौल बनाया और लोगों का विश्वास जगा। राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर जिस तरह घेराबंदी करी, उससे भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने भली मानहानि के मामले में राहुल गांधी को राहत दे दी हो, लेकिन भाजपा पीछे पड़ गई कि भाजपा शासित राज्यों में राहुल गांधी पे मुकदमे लगाए जाएं, मुकदमे किए जाए, FIR की जाए। मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि क्या राहुल गांधी इन सब चीजों से डरेंगे, क्या वो बैकफुट पर आएंगे या फिर इसका जवाब देंगे। और शानदार बातचीत करी और मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि दिल्ली का तापमान क्या है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच गणित क्या है और चचा ट्रंप का भारत को लेके गेम क्या है। मोदी को ना बुला के आखिर कौन सा गेम साबित कर लिया। और गोदी मीडिया के चैनल अमेरिका जा रहे हैं, वहां पूछ नहीं रहे हैं कि हमारे मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है अभय दुबे जी से। बहुत शानदार बातचीत है, आपसे रिक्वेस्ट है पूरी बातचीत सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली मानहानि के मामले में, लेकिन तब तक असम सरकार ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। देश के अलग अलग राज्यों में कई कई जिलों में राहुल गांधी पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हाथ पैर धो के पीछे राहुल गांधी के पड़ गए हैं। कभी उनकी संसद की सदस्यता छीन ली जाती है, कभी उनका मकान छीन लिया जाता है, कभी उन पर मुकदमा दर्ज होता है। क्या राहुल गांधी लगता है कि इन सब धमकियों से डर जाएंगे? हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया उनकी छवि पप्पू बनाने में, लेकिन वो आदमी अपने पथ पर चलता रहा। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, वो माहौल बना दिया देश में। ये एक के बाद एक जो राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं, क्या ये राहुल गांधी को और मजबूत बनाएंगे या डरा देंगे? और बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है, आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी मैं इस बात को संबोधित करूंगा कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल ये हिंदुत्ववादियों का एक बहुत पुराना हथकंडा है और ये हथकंडा उस वक्त से चल रहा है जब वो लोग सत्ता में भी नहीं थे। आपको ध्यान होगा जब कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी, जबकि वो शिवराज पाटिल देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। मैं उस जमाने की बात बता रहा हूं। उस जमाने में हिंदुत्ववादियों ने एक तरकीब निकाली थी कि वो अपने विरोधियों के खिलाफ देश की कई अदालतों में अलग अलग मुकदमे दायर किया करते थे, क्योंकि उनकी सरकारें नहीं थी तो FIR तो नहीं लिखी जा सकती थी। तो एक व्यक्ति के खिलाफ वो कम से कम 10-12 जगह मुकदमे दायर कर देते थे। हमारे जो गुरु समान है प्रोफेसर आशीष नंदी, उनके खिलाफ भी ऐसा ही किया गया। तो ऐसा बहुत तेरे लोगों के साथ किया गया। एक तो ये हथकंडा था। उसके बाद क्या होता था कि जब ऐसा करने पर लोग परेशान हो जाते थे, भाई ये मुकदमे कैसे। तो जब उनसे टीवी पे बात की जाती, कहते थे कि हम तो संविधान का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं अपनी उसके लिए, अदालत के पास जा रहे हैं, इसमें हमें कौन रोक सकता है। हम कोई गलत काम तो ही ना कर रहे हैं। भाई हमें चीज गलत लगी, हम अदालत में चले गए। हमारी हिंदुओं की भावना को आहत किया गया, हम अदालत में चले गए। बात बात पे हिंदू भावना आहत हो जाती थी और बात बात में वो अदालत में चले जाते थे और बड़ी चालाकी से जाते थे। एक छत्तीसगढ़ में मुकदमा है, दूसरा मुकदमा भोपाल में है, तीसरा मुकदमा जयपुर में है, एक मुकदमा कर्नाटक में है, इस दिल्ली में है, इस तरीके से लखनऊ में, इस तरीके से मुकदमे दायर किए जाते थे और छोटे छोटे शहरों की अदालतों में मुकदमे दायर कर दिए जाते थे। अच्छा, फिर उसका तरीका ये होता था, लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाते थे और सुप्रीम कोर्ट आदेश देके उन सारे मुकदमों को एक साथ करवा के एक अदालत में या तो अपने पास बुला लेता था या एक अदालत में एक साथ मुकदमे सुने जाते थे। लेकिन इस चक्कर में जिसके ऊपर मुकदमे लगाए जाते थे उसका बड़ा समय और धन खर्च होता था। इस तरह तंग करते थे लोगों को। फिर इनकी सरकारें बन गई। सरकारें बनने के बाद में ये हथकंडा दोहरा हो गया। मुकदमे भी दायर करने हैं इनको और जगह जगह FIR भी दर्ज करानी है। अच्छा, उस वक्त तक राहुल गांधी सत्ता में थे और सत्ता के तुरंत बाद कोई कांग्रेस का ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था तो राहुल गांधी पे इनका नजला नहीं गिरा। केवल राहुल गांधी को एक कमजोर और पप्पू के रूप में चित्रित करने का अभियान इन्होंने जारी रखा। अब जबकि राहुल गांधी देश में एक मजबूत नेता के तौर पर उभर आए हैं और नरेंद्र मोदी से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय मंच पर खड़े हुए हैं और दोनों में प्रतियोगिता की तुलना की जाती है। नरेंद्र मोदी अभी भी कई मायनों में आगे हैं, लेकिन कुछ मायनों में राहुल गांधी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को तंग करने के लिए
इस प्रकार के तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा, और हमेशा अखबार में आता है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने ऐसा किया, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जो देश में विपक्ष का नेता है उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर तब तक नहीं दर्ज कर सकती किसी भी राज्य की जब तक कि उसको उसके राजनीतिक आकाओं ने बाकायदा हुक्म न दिया हो, तब तक उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती। तो जाहिर है ये असम में एफआईआर दर्ज हुई है, कहने की जरूरत नहीं किसके आदेश से एफआईआर दर्ज हुई होगी। और ये सब जो मुकदमा वगैरह, मानहानि के मुकदमे दायर करना वगैरह है, तो केवल तंग करने के तरीके हैं। तो अब इसका एक ही तरीका है इससे मुकाबले का कि जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, वो अपनी एक लीगल टीम उनकी होती भी है, वो तैयार करें, वो इन सबसे मुकाबला करती रहती है। ये आप इन लोगों को, मेरे ख्याल से विपक्ष ने उसके लिए एक रोजमर्रा की चीज हो गई है। अब ये लोग ज्यादा इससे प्रभावित नहीं होते। भाई हमारे खिलाफ मुकदमा दायर, क्या भाजपा वालों का काम ही है टीवी पे गाली देना, मुकदमा दायर करना, एफआईआर दर्ज करवाना। तो ये उनका काम है, ये उनकी बहुत ही निकृष्ट कोटि की जो रणनीति है, उस रणनीति का ये अनिवार्य हिस्सा है। और ये लगातार जब से विपक्ष में थे तब से ये इस हथकंडे का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इस हथकंडे से किसी की लोकप्रियता में कोई फर्क नहीं आता, किसी का मनोबल कमजोर नहीं होता। यहां तक कि जिसके खिलाफ वो जितना ज्यादा करते हैं वो ये मानता है कि इसका मतलब ये है कि हम इनकी आंखों में उतनी ज्यादा खटक रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। राहुल गांधी की छवि तो पिछले कम से कम 1.5 साल के अंदर पहले के मुकाबले बहुत बदल गई है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है राहुल गांधी की छवि। राहुल गांधी अब वास्तविक नेता बन गए हैं और वो लोकसभा के, देखिए इस लोकसभा के चुनाव में उनका ग्राफ बहुत ऊपर उठा है। और वो चूंकि लोकसभा की चुनाव के नेता हैं, वो राज्य विधानसभाओं के चुनाव के नेता नहीं है, तो वो अगले लोकसभा के चुनाव से पहले उनका फिर ग्राफ बहुत तेजी के साथ शूट अप होगा। और जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी होगी भाजपा के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, उसका सारा लाभ राहुल गांधी को मिलेगा। इस चुनाव में देखिए उनकी पार्टी की सीटें दुगनी हो गई। किस पार्टी की सीटें दुगनी हुई हैं? किसी पार्टी की सीटें दुगनी नहीं हुई, केवल कांग्रेस की सीटें दुगनी हुई हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि इसमें 50 सीटें बढ़ गई और अगले चुनाव में अगर 50 सीटें और बढ़ गई तो भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नहीं, एक चीज का सुधार है इसमें, समाजवादी पार्टी की तो 7 गुना बढ़ गई। किसकी? समाजवादी पार्टी की तो 7 गुना। हाँ, आपकी बात सही है, समाजवादी पार्टी की काफी बड़ी है, लेकिन आप उसमें देखिए, उसमें भी कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, दोनों का मिलकर गठबंधन था, दोनों का साझा। ये बात सही है, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अखिलेश की रणनीति बहुत अच्छी रही और अखिलेश की चुनाव संबंधी रणनीति विधानसभा के चुनाव से ही बहुत अच्छी चली आ रही है। मैं विधानसभा के चुनाव से पहले उनकी रणनीति की प्रशंसा नहीं करता था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में वो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा वोट प्रतिशत निकाला, बहुत अच्छी सीटें निकाली, जबकि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हालत बड़ी खस्ता हुआ करती थी। सही बात है। हाँ, उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी हालत थी अखिलेश की। उसके बाद मतलब मुझे लगता है कि 22 के बाद उनको समझ में आया कि 22 में उन्होंने पहला चौका 22 में मारा और फिर 24 में उन्होंने छक्का मारा। और अब उन्हें 2000 अब चुनाव कब होगा? 27 में चुनाव होगा ना। हाँ, 2027 में उन्हें 6 छक्के मारने हैं। हाँ, वो बीजेपी परेशान भी है क्योंकि यूपी उसके लिए 2029 में क्लीन बोल्ड करना है। ये दो काम कर दें, इतिहास बना देंगे। फिर उनका नाम कभी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास से जो है ना, वो कभी नहीं हटेगा उनका। और पार्लियामेंट के चुनाव से पहले लोग उन पे बड़ा कमेंट किया करते थे कि लोग सोशल मीडिया पे लिखा करते थे लगातार हारने वाला नेता, और ये लेकिन वो खामोश होकर अपनी रणनीति बनाने में रहे। और अखिलेश ने लोकसभा में तो उत्तर प्रदेश ने ही रोक दिया मोदी जी को पूर्ण बहुमत से, वरना तो आप सही कह रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा, मैं उसको, हम लोग कई बार उसकी प्रशंसा कर चुके हैं, बहुत अच्छा किया है। और उसमें कांग्रेस के साथ उनकी जो जुगलबंदी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो जुगलबंदी आज भी जारी है। उसका दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं और वो इन सब से उसका जो मीडिया में जोड़ा जाता है ना, इस तरह मीडिया को अपने प्रोग्राम करना है, वैसे उसका केवल मीडिया, इसको आप मीडियाबाजी कहिए, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है राजनीति के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। अब आते हैं, अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की राजनीति घमासान तेज हो रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तेज हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का हमला सुर्खियों में है कि किस तरह उनकी गाड़ी में पत्थर चलाए गए। इन सब के बीच में आपके पास क्या सूचना है? दिल्ली में किसका ग्राफ बढ़ रहा है?
किसका ग्राफ कम हो रहा है। दिल्ली का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए, और बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जीत गए तो नाक में दम कर देंगे। जिस तरह से अपनी तीखे तीखे सवालों से वैसे ही वो दम किए रहते हैं। क्या लग रहा है आपको, दिल्ली का संकेत क्या आ रहे हैं आपके पास अभय जी? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये बीजेपी, खास तौर से कांग्रेस तो नहीं, मैं तो किसी गिनती में नहीं रखता उसको, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के हाथों में खेल रही है। वो अरविंद केजरीवाल की रणनीति में इस तरह फंसी हुई है कि भाजपा की ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अरविंद के वो क्या करे और क्या ना करे। अब देखिए, जो अरविंद केजरीवाल पे हमले का मामला है, अब आप इसको छोड़ दीजिए, कौन किसकी बात सही गलत है, हम लोग कोई पुलिस वाले तो है नहीं, हम कैसे बताएं किसकी बात सही है गलत है। सही बात है। आप ये देखिए कि लगातार भाजपा अरविंद केजरीवाल के साथ इस बहस में फंसी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कार चढ़ाने के लिए कहा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं तुमने हमारे ऊपर पत्थर फेंका, हमला किया, हमारी हत्या करने की कोशिश की, 3 क्रिमिनल उसमें वो शामिल थे। प्रवेश वर्मा कह रहे 3 नहीं, 1 ही था, बाकी 2 तो कुछ और हैं। पहले वो भाजपा के लोग थे, फिर वो अचानक नई दिल्ली के वोटर हो गए क्योंकि जब उनका आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ गया। तो पूरी बहस इसी बात पे है। अच्छा, मान लीजिए 4 दिन तक बहस होती रही, तो भाजपा ने 4 दिन और गंवा दिए। इन 4 दिनों में वो अरविंद केजरीवाल का जो गवर्नेंस संबंधी रिकॉर्ड है उसकी आलोचना में कुछ कह सकती थी। अच्छा, बीच में भाजपा ने वो चलाया था कि भाई ये तो मुख्यमंत्री बनने काबिल नहीं है, कि वो सुप्रीम कोर्ट ने इन पर पाबंदियां लगा रखी हैं। अब फिर भाजपा ने ये कहना बंद कर दिया। वो इसमें हमले वाले चक्कर में भाजपा फंस गई। आप देखिए, तो ये जितना कुछ हो रहा, अरविंद पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की आलोचना क्या है? काम की आलोचना ऐसे नहीं होती कि आप कहें इन्होंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, ऐसे नहीं होती है काम की आलोचना। काम की आलोचना करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ आंकड़े जुटाने पड़ते हैं, कुछ ठोस बातें बतानी पड़ती हैं, कुछ सबूत पेश करने पड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही है और कांग्रेस भी नहीं कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे चुनाव का वक्त निकलता जा रहा है और अरविंद केजरीवाल जिस मैदान में उन्हें भाजपा को खिलाना चाहते हैं, भाजपा उसी मैदान में खेल रही है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, और उसके लिए मैं सहारा लूंगा यशवंत देशमुख का जो ट्रैकर है, जो लगातार चलता रहता है उसका। आज ही मैंने मिलिंद खांडेकर से उनकी बातचीत सुनी है। पिछली बार मैंने इस ट्रैकर के आंकड़े आपके साथ साझा किए थे, क्योंकि आजकल ओपिनियन पोल नहीं हो रहे हैं ना, इसलिए ट्रैकर का सहारा लेना पड़ता है। कोई ओपिनियन पोल नहीं करवा रहा है, कोई ओपिनियन पोल। एक आपने हिंदी खबर का शायद ओपिनियन पोल आपको दिखाया था, लेकिन वैसे जो स्थापित एजेंसियां हैं उनके ओपिनियन पोल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम मजबूर हैं इस ट्रैकर के आंकड़ों का सहारा लेने के लिए। तो पिछली बार हमने 5 तारीख का जो ट्रैकर का आंकड़ा था वो दिखाया था। 5 तारीख के ट्रैकर के आंकड़े में 49% यानी 49% लोग कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को कायम रखना है, और उससे 3% कम यानी 46% लोग कह रहे थे कि इनकी सरकार को हटाना है। तो दोनों के बीच में 3% का अंतर था। अब हम आपको 15 तारीख के ट्रैकर के इसी बात का आंकड़ा दे रहे हैं। 15 तारीख का ट्रैकर क्या कहता है? 51% लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को कायम रखना है, और उससे 5% कम यानी 46% लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हटाना है। यानी जो 3% का फासला था वो बढ़ के 5% हो गया है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। अब इस आंकड़े में तरह तरह के तत्व शामिल हैं, जैसे कि जो अरविंद केजरीवाल जो 51% लोग कह रहे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम सरकार से तो नाराज हैं, लेकिन हम सरकार बदलने के लिए वोट नहीं करेंगे। बाकी लोग कह रहे हैं कि हम सरकार से खुश हैं, हम सरकार बनाए रखने के लिए वोट करेंगे। तो इधर ये जो बाकी जो 5% कम का जो 46% का आंकड़ा है, इस 46% के आंकड़े में सारे बीजेपी के वोटर नहीं है, इसमें कुछ कांग्रेस का वोटर भी है और कुछ बीजेपी का वोटर भी है। तो इस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल का पक्ष इससे और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। यानी पिछले 10 दिन में नहीं, 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आम आदमी पार्टी ने और ज्यादा प्रगति की है अपनी चुनाव में। फासला दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, 2 पहलू महत्वपूर्ण है। एक तो अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति में फंसकर उन्हीं प्रश्नों पर बहस में उलझ रही है जिन प्रश्नों पर अरविंद केजरीवाल उसे उलझाना चाहते हैं। मुझे क्या लगता है कि कोई भाजपा का कोई एक ऐसा कोई रणनीतिकार नहीं है, या कोई ऐसा
रणनीतिकारों का गुट नहीं है जो एक साथ मिलकर पूरे चुनाव को संचालित कर रहा हो। आप उसमें देखिए जो जो है आपके जो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, प्रवेश वर्मा। हाँ नहीं, प्रवेश वर्मा तो केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं, आतिशी के खिलाफ लड़ रहे हैं जो रमेश हाँ। पिथौड़ी। तो रमेश पिथौड़ी कुछ और बोल रहे हैं, प्रवेश वर्मा का ट्रैक कुछ और है, मनोज तिवारी का ट्रैक और कुछ अलग तरह का ट्रैक है। बहुत ठोस रूप से और सुचिंतित रूप से आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासनकाल की आलोचना जो भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए थी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं कर पाई है। और आम आदमी पार्टी चाहती भी है कि भाई हमने जो काम किया है उसके आधार पे हम वोट मांगे। तो वहां पे इनका हमला नहीं केंद्रित हो रहा है। इस बीच में वो पूना वाले ने और वो गाली दे दी वहां पे चैनल पे पूर्वांचल के लोग, उसका कितना असर पड़ेगा आपके हिसाब से? बड़ा वायर बवाल हो रहा है। देखिए पूर्वांचली वोट के हाथों में तो दिल्ली के चुनाव की कुंजी है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चल रही है उससे, अब भारतीय जनता पार्टी ने पहले पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाया था, वो छोड़ दिया, उसको कहां चलाया उन्होंने आगे। आप देखिए कितनी सारे मुद्दे भाजपा ने उठाए और छोड़ दिए, पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाया और छोड़ दिया। अब शीश महल की बात भी नहीं कर रहे हैं, शीश महल का मुद्दा भी कहां हो रहा है, कोई चर्चा नहीं है, शीश महल की बात भी छूट गई है। उसके कारण ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने जो पलट के वार किया, उन्होंने राजमहल का सवाल उठा दिया, तो भाजपा ने कुछ दिन बाद सोचा कि छोड़ो, इसमें कुछ और ना हो जाए मामला, तो वो सब भी छोड़ दिया। उसके बाद में फिर अरविंद केजरीवाल में पात्रता ही नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, ये मुद्दा उठाया, अब उस मुद्दे को भी छोड़ दिया। और अरविंद केजरीवाल पे हमले का मुद्दा चल रहा है। आप देखिए 4-5 बार ये जो है ना, भाई आखिरकार आप किस अपने प्रतिद्वंदी को कहां पर टक्कर देना चाहते हैं, किस मुकाम पर टक्कर देना चाहते हैं? वो मुकाम आपने चुना है कि उसने चुना है? किसने चुना है? अपनी पिच पे खिला रहा है वो आदमी और खेल रहे हैं। अच्छा, ये पूना वाले ने इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करी, तो कम से कम 1-2 महीने के लिए उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। आप खुलेआम गाली बक रहे हैं चैनल में बैठ के, और भी झा टाइप के इस तरह गाली दे रहे हैं, तो एक झा कम्युनिटी भाजपा वाले इस तरह निकालते हैं नहीं। किसको निकाला है भाजपा ने आज तक? जो खुल के रिश्वत लेते हुए उनके अध्यक्ष महोदय पकड़ गए थे कैमरे के ऊपर, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ गए थे उनके अध्यक्ष महोदय, उनको भी तो बहुत दिनों तक भारतीय जनता पार्टी ने केवल थोड़ा सा फ्रीयर में डाल रखा था, उनको भी कोई दंडित थोड़ी ना किया, उनके परिवार को सबको रिहेबिलिट किया। सबको भाजपा में नहीं होता है, उनको तो भाजपा जो अपने आप को अलग चाल चरित्र वाली पार्टी कहती है, तो यहीं पे अलग दिखाई पड़ती है इसी जगह। अच्छा, उनको लेके तो बड़ा तरस आता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, और सिर्फ 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे, बताइए। आजकल तो पार्षद भी 1 लाख रुपए की रिश्वत नहीं लेता। बोले कि बड़ी बदनामी आज तक होती है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो 1 लाख रुपए की घूस देकर पकड़ा गया। दिल्ली के चौराहों पे भिखारियों की भरमार होती है। हिजड़े भी भीख मांगते हैं दिल्ली के चौराहों पर, और भिखारी भी खूब मांगते हैं भीख। अगर आप उसको 1 रुपया दो तो भिखारी के बच रहे तो आप कार से खींच के मारे हो। हाँ, पार्षद को अगर आप 1 लाख रुपया दोगे तो पार्षद बिल्कुल आपका नुकसान कर देगा, फायदा पहुंचाने की बजाय। सही बात है, कहेगा हमसे ले जाओ। अच्छा, इस बीच में आज टीवी चैनल में देख रहा था, उसपे बड़ी सुर्खियों में चल रहा था कि अब योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और बटेंगे तो कटेगा नारा, पूर्वांचल को एक कर देगा। क्या ये योगी जी आगे कहेंगे फिर बटोगे कटोगे, तो क्या पूर्वांचल के वोटों को एक कर देगा? दिल्ली में रहने वाला आदमी। देखिए पूर्वांचल जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की गले की हड्डी है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है, जो ईस्टर्न यूपी है, भाजपा तो वहां कमजोर रहती है हमेशा। भाजपा कम मजबूत रही वहां पे। कोई भी मुख्यमंत्री रहो, हमेशा भाजपा को ईस्टर्न यूपी में बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी ईस्टर्न यूपी में अच्छा प्रदर्शन करती है, बहुजन समाज पार्टी भी जब अच्छा चुनाव लड़ती थी तो ईस्टर्न यूपी में अच्छा प्रदर्शन करती थी। भारतीय जनता पार्टी का कमजोर रहा करता था। ईस्टर्न यूपी का एक हिस्सा बनारस वगैरह उनका मजबूत था, वो बनारस गोरखपुर मजबूत रहता, लेकिन बाकी हिस्सा ईस्टर्न यूपी बहुत बड़ा है। तो जो ईस्ट जो है ना, वो भाजपा को दुखी करता है। दिल्ली में भी वही ईस्ट आके भाजपा को दुखी कर रहा है। हाँ, वही पूर्वांचल दुखी कर रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है? व्यापक है, दिल्ली का ईस्ट बड़ा व्यापक है। वो केवल ये नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके के रहने वाले लोग हैं, सारे यूपी और बिहार के लोग पूर्वांचली कहलाते हैं यहाँ पे।
सही बात है। आपने अपने शो में कह दिया था कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉई हैं वो नाराज हैं, उनके इलाके से बीजेपी हार जाती है, तुरंत वेतन आयोग लागू कर दिया गया, एक और तोहफा दे दिया गया, भैया ये नाराजगी कुछ कम हो। क्या लग रहा है कुछ कम हो गई होगी, वोट मिल जाएंगे वहां से बीजेपी को? अब बीजेपी को उम्मीद तो ये है कि भाई अगर अगर नाराजगी खुशी भी नहीं बदली तो कम से कम जो नाराजगी का तीखापन है वो तो मंद हो ही जाएगा। क्योंकि तो बीजेपी भी जानती है कि लोकसभा चुनाव उसने जीत जरूर लिया था, लेकिन जो जो जिन विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी रहते थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिले थे। खासतौर से नई दिल्ली में, आरके पुरम में, दिल्ली कैंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था भाजपा का। सही बात है। उम्मीद उधर तो है हमारे उनको भाजपा को, इससे कुछ चुनाव में उसकी बढ़ोतरी होगी। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं भाजपाई, लेकिन यही है कि कुछ मुझे लगता है कि हो सकता है हम लोगों को भ्रम हो इस बात का, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाजपा की जो चुनावी रणनीति है उसके अंदर निरंतरता नहीं है। केवल एक निरंतरता दिखती है, वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो निरंतरता ये है कि शायद भाजपा ये चाहती है कि हमारी ये 8 सीटें थी बढ़ के 20 से 25 के बीच में पहुंच जाए। तो वो बहुमत प्राप्त करने की ये लोग कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि अगर 20 से 25 के पास पहुंच जाए और अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाए अपना किसी तरीके से, यानी भाजपा की 20-22 सीटें आए और साथ में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाए, तो भाजपा मानेगी कि इस चुनाव में उसने जो तीर मारना चाहती थी वो मार लिया। ये तो इन लोगों की इच्छा है। तभी केजरीवाल की विधानसभा में मेरे फर्जी बोगस वोटर बनवाने की बात सामने आई थी। सारा जोर वहीं पे, सारा जोर वहीं पे लगा हुआ। दिल्ली में तो इस बात की भी तैयारी थी कि ट्रंप जब शपथ लेंगे तो मोदी जी उनके संग खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे, चाय पियेंगे और मोदी जी उनकी पीठ पे हाथ मारेंगे, दिल्ली में उसका वीडियो जारी कराए जाएंगे। दिल्ली के चुनाव में अगर मोदी को बुला लेते ट्रंप, तो दिल्ली के चुनाव में इसका कुछ मैसेज चला जाता, मोदी जी दे देते कि ट्रंप माई दोस्त, माई फ्रेंड। नहीं, ट्रंप क्या दिल्ली चुनाव में कैसे आ सकते थे? मोदी जी वहां जा सकते थे ट्रंप के यहाँ। मेरा कहना था कि मोदी जी वहां जाते, मोदी जी से वो हाथ मिलाते, उसके वीडियो दिल्ली में दिखाई जाते, उसके होर्डिंग दिल्ली में लगाए जाते कि हाँ देखो। हाँ, वो सब हो सकता था, लेकिन मोदी ट्रंप को मैं समझता हूं दोस्ती का ये तकाजा था। भाई ट्रंप को मैंने खुद कहते हुए सुना है कि मोदी इज माई फ्रेंड। तो वो दोस्ती का जब आप कह रहे हैं, आप इतने बड़े आदमी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, फिर बनने जा रहे थे राष्ट्रपति, तो आपको कम से कम नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत निमंत्रण भेजना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं भेजा। अब रिलायंस अंबानी जी गए हैं वहां पे अपनी पत्नी के साथ, वो ट्रंप से भी मिल रहे हैं, उपराष्ट्रपति से भी मिल रहे हैं, उनके साथ चाय भी पी रहे हैं। यहाँ पे चर्चा ये है कि $10 लाख देकर वो सीट खरीदी गई है। वहां तो टिकट बिकता है ना अमेरिका में। अमेरिका में टिकट बिकता है। जब तक सरकार आपको व्यक्तिगत रूप से बुला रही है तो बात दूसरी है, फिर तो आप जाएंगे सरकारी मेहमान बन के और आपका उसके हिसाब से स्वागत होगा। लेकिन बाकी सब लोगों को तो टिकट पैसे से खरीदना पड़ता है। अमेरिका तो पैसे का देश है और वहां इन बातों का बुरा भी नहीं माना जाता। वहां कोई इज्जत बेइज्जती की बात नहीं है। जिसने टिकट खरीद लिया, जितने भी बहुत सारे इतने जाने कितने डिनर और लंच होते हैं, उसमें लोग बाकायदा अपनी सीट खरीदते हैं, अपनी प्लेट खरीदते हैं वहां जाकर, और काफी पैसे देते हैं उसके बदले में। उससे उनको फायदा होता है। इनके बारे में यही कहा जा रहा है कि $10 लाख खर्च करके, करीब 8 या 9 करोड़ रुपया खर्च करके जो है ना, इन्होंने ये टिकट खरीदा है वहां का। मोदी जी ये भी नहीं कर सकते कि पैसे देकर टिकट खरीदते हैं वो, ये तो वो तो नहीं, मोदी जी क्यों? अगर फैल गई कि मोदी जी ने पैसे देकर टिकट खरीदा तो बिल्कुल ही बची खुची नाक सब कट जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा। अच्छा, दूसरा जो चैनल अंजना ओम कश्यप जी वहां से वीडियो कर रही थी, और मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि अब ये सवाल करेंगी वो कि मोदी को ना बुलाने से अमेरिका पे रिश्ते पे क्या असर पड़ेगा। कोई चैनल ये फिर बात ही नहीं कर रहा कि हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। बात तो होना चाहिए ना। नहीं, वो इस पर, ये तो उनकी दुखती रह गए, वो इसकी बात क्यों करेंगे? ये तो रणनीति उन्हें पढ़ाई गई होगी, उन्हें सवेरे बैठ के उपदेश दिया गया होगा कि भाई ये सब चर्चा नहीं करनी है। अगर वो इसकी चर्चा करने लगेंगे कि भाई ट्रम्प की ये क्या मजाल है, ये क्यों नहीं किया ट्रम्प ने, ये क्यों किया, तो उससे बहुत बेइज्जती होगी। इस चीज को तो वो इस तरीके से देखेंगे ये घटना घटित ही नहीं हुई है, न बुलाने वाली। बताइए कि पिछली बार जिन्होंने नारे लगाए अखबारों में प्राइवेट लेख छप रहे हैं कि भारत के बिना ट्रम्प का क्या करेंगे, भारत के बिना ट्रम्प कुछ नहीं कर सकते, भारत के साथ संबंध उन्हें अच्छे रखने ही है। जबकि ये एक हकीकत है कि जब ट्रम्प पहली बार
राष्ट्रपति बने थे तब भी उन्होंने जनरल प्रेफरेंस की सूची होती है उसमें से भारत का नाम कटवा दिया था उन्होंने, ट्रंप ने। और भारत के बहुत से माल पर टैरिफ भी चढ़ दिए थे उन्होंने, भारी टैक्स लगा दिए थे। बदले में भारत ने भी सोचा कि हम भी अमेरिकी माल पर टैरिफ लगाएं, लेकिन वो फिर लोगों ने सलाह दी कि ऐसा मत करो वरना टैरिफ वार छिड़ जाएगा। तो भारत ने परहेज की और टैरिफ नहीं लगाया। इस बार तो ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि इंडिया तो टैरिफ किंग है, हम तो बहुत टैरिफ लगाएंगे। जिन 5 देशों का जिक्र किया है कि उसके माल को हम अमेरिका में घुसने को महंगा कर देंगे, उसमें चीन है, भारत है, कनाडा है, मैक्सिको है, ये सारे इन लोगों का माल है उसमें। पहले ही दिन भारत को ऐसा ठेंगा दिखाया और चीन के टिकटॉक को अनुमति दे दी। चचा ट्रंप ने बहुत ही दिल दुखाया है लोगों को। मतलब चीन के संग इतनी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, भारत को ठेंगा दिखा दिया और कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ठीक बात है, हम आने वाले समय में 1-2 दिन में ट्रंप की राजनीति पे भी चर्चा करेंगे। आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी और मुझे यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। मैं आपकी राय का इंतजार कर रहा हूँ, जरूर सहयोग करिएगा। थैंक यू सर।